और फिर नेक्स्ट जो आपकी उसने इमरजेंसी के बारे में बताया हुआ है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। तो सीओपीडी के बारे में उसने पीछे भी बताया था कि यानी जो आपके क्रॉनिक इरिटेंट्स होते हैं, जो आपके एयरवेज को इरिटेट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपकी सीओपीडी डेवलप होती है। और सीओपीडी में उसने बेसिकली बताया था कि एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये दो डिस्क्रीट कैटेगरीज बन जाती हैं। अब उसमें कोपियस अमाउंट ऑफ जो है सिक्रीशंस बनती हैं आपके एयरवेज के अंदर, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आती है पेशेंट को। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट था वो ये था कि आर्टरीज़ के अंदर यानी हाई लेवल ऑफ CO2 पे जो पेशेंट है वो अकस्टम्ड हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को आपने मैनेज किस तरह करना है, यानी आप फ़र्ज़ करें आपके पास एक पेशेंट आया है जिसको सीओपीडी की एक एक्यूट एपिसोड हो गई है, तो आपने उसको किस तरह ट्रीट करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने ऐसे पेशेंट्स को हमेशा अपराइट रख के ट्रीट करना है, उसको प्रोन नहीं करना। तो इसकी दो रीज़न्स हैं। पहली तो ये है कि एक तो आपको पता है कि उसके अंदर एयरवेज के अंदर सिक्रीशंस ज़्यादा बनती हैं, तो अगर आप प्रोन रखेंगे तो उसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी उन सिक्रीशंस को कफ आउट करने में, या आप समझें कि मैनेज करने में। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे पेशेंट्स यूजुअली अपना एक्सेसरी जो मसल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। तो अगर आप प्रोन रखते हैं पेशेंट को तो एक्सेसरी मसल्स यूज़ करना उसके लिए मुश्किल होता है, जबकि अगर वो अपराइट बैठा होता है यूनिट के ऊपर तो फिर उसके लिए जो एक्सेसरी मसल्स यूज़ करना है वो थोड़ा सा ईजी होता है। और नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे उसने पहले बताया है कि आपके नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके अंदर एलिवेटेड CO2 का जो लेवल होता है वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है ब्लड के अंदर। लेकिन क्योंकि COPD के पेशेंट्स के अंदर क्रॉनिक एलिवेटेड लेवल्स ही रहते हैं CO2 के, तो ये एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट काम नहीं करता। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर लो ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है। तो एक्सेसिव ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन आपने ऐसे पेशेंट्स के अंदर नहीं करनी होती, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन डिलीवर करके उनका जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा कर देंगे तो उनकी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन का जो एक फैक्टर था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है तो बड़ी लिमिटेड और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में आपने करनी होती है। और फिर सिंपल सी उसने चीज़ कही है कि अगर आपका पेशेंट प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी के साइन से प्रेजेंट कर रहा है, यानी उसको एक्सेसरी मसल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, टेकिपनिया के साथ आ रहा है, तो आप उसकी टोटल हिस्ट्री लेंगे और उसकी कफ की फ्रीक्वेंसी पता करेंगे, उसने कहा है। और अगर तो आपको लगता है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर उसकी एक्यूट एग्जैसरबेशन हो सकती है इनिशियल साइन सिम्टम से, तो आप अगर इलेक्टिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप उसको डेफर कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आप उसका कोई सर्जिकल फॉर एग्जांपल इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर बेस्ट है कि आप उसको यानी जनरल प्रैक्टिस में ना डील करें, उसको ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन यानी या हॉस्पिटल सेटिंग में करें या सर्जन के थ्रू जो भी उसका सर्जिकल प्रोसीजर होना है वो करवाएं। नेक्स्ट फिर आपकी फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन आ जाती है। तो वो कहता है फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन उस केसेस में ज़्यादा आपका पेशेंट प्रोन होता है जिसमें एक तो आपने पेशेंट को लिटाया हुआ हो, यानी प्रोन पोजीशन के अंदर आप उसका काम कर रहे हैं, और दूसरा ड्यूरिंग सर्जरी अगर आपने लाइटली उसको सेडेट किया हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई छोटी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं जो हाथ से स्लिप होने के चांसेस है, तो वो पॉसिबिलिटी होती है उसकी कि वो एस्पिरेट हो जाएगी। अब एक चीज़ पेशेंट ने इनहे यानी इंगल्फ कर लिया या एस्पिरेट कर लिया तो उसके लिए आगे दो पाथवे हैं। एक तो आपका पाथवे बन जाएगा जो एयरवे की तरफ चला जाएगा, और दूसरा पाथवे आपका बनेगा जो आपका यानी फेरिंक्स से होता हुआ एसोफेगस की तरफ जाएगा और GIT के अंदर आपका चला जाएगा। तो जो आपका GIT के अंदर अगर फॉरेन बॉडी चली जाती है तो वो कहता है कि यूजुअली हार्मलेस होती है, और अगर छोटी है तो वो इटसेल्फ ही आपके
जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होगा सारा उसमें से गुजर के तो बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले पाथवे में चली जाती है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज़, तो वो आपका या तो कफिंग से बाहर आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है बॉडी का। जैसे ही आपकी कोई इरिटेंट आपके एयरवेज के अंदर जाएगा तो पहला जो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो कफिंग का होता है। तो ये भी एक साइन है आपके लिए कि आपका पेशेंट अगर फ़ौरन कफिंग शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि वो जो फ़ौरन ऑब्जेक्ट उसने उसके मतलब इनहेल हुआ है या इनगल्फ हुआ है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ किया है, वो एसोफेगस और जीआई की तरफ नहीं गया। तो अगर तो वो बड़ा है तो मतलब लार्ज फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो उसमें ये है कि वो आपका टोटली जो एयरवे है उसको ब्लॉक भी कर सकता है। तो यहाँ उसने बॉक्स में उसकी मैनिफेस्टेशंस लिखी हुई हैं। तो पहला कफिंग है, फिर चोकिंग सेंसेशन है, स्ट्राइडस ब्रीदिंग है, सीवियर डिस्निया है, फीलिंग ऑफ समथिंग कॉट इन द थ्रोट, इनएबिलिटी टू ब्रीथ, साइनोसिस एंड इवेंचुअली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ये सारे उसके सिम्टम्स आएंगे। अब जो फर्स्ट उसका पेशेंट का रिस्पॉन्स होगा वो वायलेंट कफिंग का होगा कि कफिंग के थ्रू वो आपकी बॉडी कोशिश करेगी कि जो फॉरेन बॉडी इनहेल हो गई है उसको रिमूव किया जाए। और अगर आपकी जो इनहेल्ड फॉरेन बॉडी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इसमें चांसेस होते हैं कि वो कफिंग से ही जो है आपका मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी बड़ी है और टोटली आपकी एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो कफिंग के लिए ऑब्वियसली पहले ज़रूरी होता है कि आप एक एयर इनहेल करते हैं फिर उसको वायलेंटली बाहर निकालते हैं। तो जब आपका एयरवे ब्लॉक है तो आप पहले ही एयर इनगल्फ ही नहीं कर पा रहे, एयर इनहेल ही नहीं कर पा रहे कफिंग करने के लिए। तो अगर आपकी लार्ज फॉरेन बॉडी होगी तो ये वाला जो मैकेनिज्म है बॉडी का प्रोटेक्टिव, ये इटसेल्फ काम नहीं करेगा। और इसके लिए आपको यानी खुद से कोई मनूवर्स करने पड़ेंगे उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अब उसमें ये डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट एस्पिरेशन के बाद कॉन्शियस कंडीशन में है या अनकॉन्शियस हो गया हुआ है। तो इस पर आपका डिपेंड करेगा कि आप क्या मनूवर जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए पूरा उसने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि अगर तो लार्ज फॉरेन बॉडी जो है वो एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है तो आपने किस तरह उसको डील करना है। तो सबसे पहले तो जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको टर्मिनेट करके पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाएं और उसको कहें कि कफ करके उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करें। अब इसके आगे उसने दो कैटेगरीज बना दी हैं कि इस यानी सिचुएशन के बाद पेशेंट कॉन्शियस रहता है या अनकॉन्शियस हो जाता है। तो पहले हम कॉन्शियस वाले देखेंगे। पेशेंट कॉन्शियस रहता है और सिम्टम्स उसको दोबारा नहीं होते या कोई सिम्टम नहीं होता लेकिन आपने कंफर्म कर लेना है इसके बाद भी कि आपकी जो फॉरेन बॉडी है वो यानी एयरवेज के अंदर ना गई हो। तो उस केस में आप उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहें, ऑक्सीजन उसको दे दें और उसको एक एमरजेंसी केयर फैसिलिटी में ट्रांसफ़र करें जहाँ पे उसकी रेडियोग्राफी की जा सके, जिससे कंफर्म हो जाए कि आपकी जो फॉरेन बॉडी है वो यहाँ तो जीआईटी वाले पाथ में गई हुई है या अगर एयरवेज के अंदर गई हुई है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको ब्रोंकोस्कोपी करके तो रिमूव किया जाए। तो अब ये था कि पेशेंट कॉन्शियस है और उसको सिम्टम्स कोई नहीं है। दूसरा ये है कि पेशेंट कॉन्शियस है लेकिन सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, उसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है और वो सारी चीज़ें हैं और कफिंग से जो है वो रिमूव नहीं हो रही। तो उसमें फिर आप हाइमलिक मनूवर्स करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि वो इफेक्टिव नहीं हो जाते। हाइमलिक मनूवर्स वो एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें आप पेशेंट के पीछे खड़े होकर उसको बेसिकली एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं ऊपर की तरफ, जिससे प्रेशर जनरेट होता है एयरवेज के अंदर और उस प्रेशर के थ्रू आपकी जो फॉरेन बॉडी है वो बाहर आ जाती है। अब जब हाइमलिक मनूवर से वो बॉडी बाहर आ जाएगी तो फिर आपने ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है। जो मेडिकल असिस्टेंस है अगर ज़रूरत है तो उसको बुला लें, वाइटल साइंस मॉनिटर करें और पेशेंट को एक एमरजेंसी केयर फैसिलिटी की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दें। दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि पेशेंट इस एपिसोड के बाद, एस्पिरेशन के बाद जो है वो अनकॉन्शियस हो गया हुआ है। अब ना तो वो अनकॉन्शियस है तो ना कफिंग कर सकता है और आपके लिए हाइमलिक मनूवर्स भी ये है कि डिफ़िकल्ट होंगे क्योंकि उसके लिए पेशेंट यूजुअली खड़ा होता है और आपने पीछे से उसको जो है वो मनूवर करना होता है। अब क्योंकि वो अनकॉन्शियस है तो उसके लिए एब्डोमिनल थ्रस्ट यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने मेडिकल असिस्टेंस समन कर लेनी है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है और एब्डोमिनल थ्रस्ट्स देने हैं
और एब्डोमिनल थ्रस्ट देने के बाद पेशेंट को एक साइड पे यानी करवट दे के तो आपने ओरल कैविटी में स्वीप करना है फिंगर से कि जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो निकला तो नहीं है आपके, यानी वो फॉरेन ऑब्जेक्ट एयरवे से बाहर आया है या नहीं। और अगर फॉर एग्जांपल आपने स्वीप किया और एक तो पॉसिबिलिटी है कि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट एब्डोमिनल थ्रस्ट से बाहर आ गया, तो फिर तो मतलब आगे आप बेसिक लाइफ सपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज़ ये है कि अगर वो नहीं निकला तो फिर आप जो एब्डोमिनल थ्रस्ट वाला पार्ट है उसको 2 या 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। अगर इससे बाहर नहीं आ रहा तो फिर आप क्रिकोथायरॉटमी या लैरिंजोस्कोपी कर सकते हैं। और इवेंचुअली आपने इस केस के अंदर पेशेंट को जो भी इमरजेंसी केयर फैसिलिटी होगी इवेंचुअली इसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देना है। तो ये आपके पास सारे मनूवर्स हैं जिसके थ्रू आप जो फॉरेन बॉडी एयरवे के अंदर चली गई है उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है गैस्ट्रिक कंटेंट्स एस्पिरेशन। तो ये यूजुअली उन पेशेंट्स के अंदर होता है जो जिनकी ड्यूरिंग सर्जरी जिनको किसी वजह से वॉमिटिंग हो जाए, और अगर तो वो ये बताता है कि अगर तो आपका पेशेंट यानी सेडेटेड नहीं है और कॉन्शियस है तो यूजुअली गैग रिफ्लेक्स की वजह से जो कंटेंट्स आपके आ रहे होते हैं जीआईटी से, तो वो यूजुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं होते। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसको आपने सेडेट किया हुआ है उसके अंदर गैग रिफ्लेक्स डिमिनिश या कम या क्या लें बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है, तो उस केस के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि अगर उसको वॉमिटिंग होती है तो जो आपके कंटेंट्स हैं गैस्ट्रिक कंटेंट्स वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा सकते हैं। अब आपके जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक तो उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर है जो डायरेक्टली यानी फिज़िकली आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको ब्लॉक कर सकता है और आपके पेशेंट को जो है वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज़ उसकी लो पीएच कह लें या हाई एसिडिटी कह लें, जिसकी वजह से जो आपकी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। और तीसरी ऑब्वियसली उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन वगैरह का काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होगी वो डैमेज हो जाएगी। और ये जो नेक्रोटाइज हो रही है आपकी सारी एपिथेलियम और डैमेज हो रही है, इसके रिस्पॉन्स में ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी और फ्लूइड ट्रांसुडेशन शुरू हो जाएगी। तो जो आपकी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी एल्वियोलाई के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगी, जो फर्दर आपकी जो ब्रीदिंग है उसको मुश्किल करेगी। तो इसी से रिलेटेड जो साइंस और सिम्टम्स आपको मिलेंगे गैस्ट्रिक एसिड एस्पिरेशन के, वो उसने यहाँ बॉक्स में बताए हुए हैं, जिसमें कफिंग है, स्ट्राइडस ब्रीदिंग है, वीजिंग है, टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिस्निया और साइनोसिस। तो ये आपको सारे एक्यूट साइंस मिलेंगे आपको गैस्ट्रिक कंटेंट्स की एस्पिरेशन के केस के अंदर। तो इस सारे सिनेरियो से बचने के लिए वो प्रिवेंशन ये बताता है कि कोई ऐसा पेशेंट जिसकी आपने सर्जरी करनी हो और उसको सेडेट करके उसकी सर्जरी करनी हो, तो उसको ये एडवाइस किया जाए कि वो अपने सर्जिकल प्रोसीजर से 8 घंटे पहले से कुछ खाना पीना यानी वो अवॉइड करे, ताकि अगर यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती भी है तो गैस्ट्रिक कंटेंट्स इतने हो ही ना कि आपकी वॉमिटिंग हो सके, या हो भी तो बिल्कुल मिनिमल अमाउंट में हो। और दूसरी चीज़ वो ये बताता है कि अगर आपकी एक्यूट एपिसोड हो गई है और वॉमिटिंग सेडेटेड पेशेंट के अंदर वॉमिटिंग हो गई है, तो उसमें आपने क्या करना है। तो सबसे पहले तो वो ये कहता है कि आप उसकी पोजीशन चेंज करें, आप उसको जो है उसको करवट दिलवा दें साइड पे, उसके जो पाँव है वो रेज कर दें और उसका जो है हेड जो है वो डाउन पोजीशन में कर दें। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी जो वॉमिटिंग है उसको ओरली बाहर आने में इनकरेज करेंगी और उसका जो पाथवे टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस सारे मनूवर्स से। फिर वो कहता है कि हाई वॉल्यूम सक्शन यूज़ करें ताकि आप ओरल कैविटी के अंदर से सक्शन के थ्रू जो है वो उसकी जो वॉमिटिंग है उसको आप रिमूव कर लें और उसको चांस ना मिले कि वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा सके। लेकिन वो कहता है कि अगर आपको साइंस मिल गए हैं और या सस्पेक्ट भी कर रहे हैं कि आपकी जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए हैं,
तो फिर ये यानी समझे आप इमरजेंसी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप पहले तो सबसे पहले जो इमरजेंसी सर्विसेज होंगी उनको कांटेक्ट कर दें और पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दें, वाइटल साइंस मॉनिटर करें, और अगर ब्लड प्रेशर का इशू बनता है तो एक उसको आईवी डोज दे दें। और ये सारी चीज़ों को उसने एक फ़्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो फ़्लो चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने टर्मिनेट कर देना है पेशेंट को, और उसको साइड पे यानी जिस तरह पहले उसने बताया साइड पे करवट दिलवा देनी है, ताकि जो ओरल ड्रेनेज है वॉमिटस की वो हो, और साथ आपने सक्शन यूज़ करनी है। तो एक दफ़ा जब वॉमिटिंग ख़त्म हो जाती है तो अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला तो ये है कि एस्पिरेशन के कोई साइंस प्रेजेंट नहीं है, और दूसरा ये है कि एस्पिरेशन के साइंस प्रेजेंट है। तो अगर तो एस्पिरेशन के कोई साइंस प्रेजेंट नहीं है तो वो कहता है आपने 30 मिनट्स तक उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहना है, और अगर कोई सस्पिशन रहती है तो उसको एमरजेंसी केयर फैसिलिटी की तरफ रेफर करते हैं। अदरवाइज ही इज़ ओके टू कंटिन्यू विद द सर्जरी, या फिर आप उसको पोस्टपोन भी करते हैं, बाद में कभी रीअपॉइंट कर लें। यानी अगर कोई साइंस नहीं है और 30 मिनट्स की रीवैल्यूएशन के बाद भी कोई सस्पिशन वगैरह नहीं है तो पेशेंट नॉर्मल है। अगर है तो फिर आप उसको एमरजेंसी केयर फैसिलिटी में भेज दें। लेकिन अगर आपकी जब वॉमिटिंग रुकी है तो एस्पिरेशन के साइंस प्रेजेंट हैं, तो फिर आपने सबसे पहले जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, एमरजेंसी सर्विसेज हैं, उनको यानी इन्फॉर्म कर देना है, और उसके बाद आपने ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, आईवी ड्रिप स्टार्ट करनी है 150 मिलीलीटर पर आवर की क्रिस्टलाइट सोल्यूशन की, और वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहना है। ये बेसिकली जो ड्रिप है आपकी, ये हाइपोटेंशन के लिए लगाई जाती है ताकि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। अब ये सारे जब आपने स्टेप्स कर लिए तो इसके बाद आपने देखना है कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही पेशेंट को, यानी हाइपॉक्सिया तो नहीं हो रहा पेशेंट को। अब अगर तो हाइपॉक्सिया नहीं हो रहा तो सिर्फ आपने उसको एमरजेंसी केयर फैसिलिटी की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देना, ताकि फर्दर अगर कोई ट्रीटमेंट करनी है तो वो उसको एवेल्युएट कर लें। लेकिन अगर साइंस ऑफ हाइपॉक्सिया आ रहे हैं तो फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने हैं, वो उसने यहाँ पे बताए हुए हैं। उसमें आपके पास पहला स्टेप है कि आप एंडोट्रेकियल इंटुबेशन परफॉर्म करें, ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए कह लें। साथ आप पल्मोनरी लवाज करेंगे नॉर्मल सलाइन से, और पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन देंगे। उसके अलावा आप थियोफाइलिन एडमिनिस्टर करेंगे 250 mg IV। ये भी बेसिकली आपकी एयरवेज को ओपन करने में काम आएगी, ताकि ब्रीदिंग आपकी थोड़ी सी आसान हो। और अगर ब्रीदिंग सीज हो जाती है तो फिर आप बेसिक लाइफ सपोर्ट के प्रिंसिपल्स ABC के जो होते हैं वो स्टार्ट कर देंगे, और पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे एमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ। तो ये सारी इसकी मैनेजमेंट है कि अगर गैस्ट्रिक एसिड की एस्पिरेशन हो जाती है तो आपने पेशेंट को इस यानी एमरजेंसी को प्रिवेंट कैसे करना है, हो जाती है तो उसको डील कैसे करना है।